जय हिंद एवरीवन। मैं साधना द्विवेदी। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 3 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां। इसके लेखक श्री नागार्जुन जी हैं। तो सबसे पहले हम नागार्जुन जी के जीवन परिचय के बारे में बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी की ज्येष्ठ पूर्णिमा को वर्तमान मधुबनी जिले के सतलखा में हुआ था। यह उनका ननिहाल था। उनका पैतृक गांव, पैतृक यानी पिता, जहां पर उनके पिता रहते थे, उनका पैतृक गांव वर्तमान दरभंगा जिले का तरौनी था। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम उमा देवी था। नागार्जुन के बचपन का नाम ठक्कन मिसर था। गोकुल मिश्र और उमा देवी को लगातार 4 संतानें हुईं और असमय ही वे सब चल बसीं। संतान न जीने के कारण गोकुल मिश्र अति निराशापूर्ण जीवन में रह रहे थे। अशिक्षित ब्राह्मण गोकुल मिश्र ईश्वर के प्रति आस्थावान तो स्वाभाविक रूप से थे ही, पर उन दिनों अपने आराध्य देव शंकर भगवान की पूजा ज़्यादा ही करने लगे थे। वैद्यनाथ धाम यानी देवघर जाकर बाबा वैद्यनाथ की उन्होंने यथाशक्ति उपासना की और वहाँ से लौटने के बाद घर में पूजा पाठ में भी समय लगाने लगे। फिर जो 5वीं संतान हुई तो मन में यह आशंका भी पनपी कि 4 संतानों की तरह यह भी कुछ समय में ठग कर चल बसेगा, यानी मर जाएगा। अतः इसे ठक्कन कहा जाने लगा, यानी ठगकर के नाम पर इसे ठक्कन, इनका नाम ठक्कन पड़ गया। काफ़ी दिनों के बाद इस ठक्कन का नामकरण हुआ और बाबा वैद्यनाथ की कृपा प्रसाद मानकर इस बालक का नाम वैद्यनाथ मिश्र रखा गया। गोकुल मिश्र की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रह गई थी। वे काम धाम कुछ करते नहीं थे। सारी जमीन बटाई पर दे रखी थी और जब उपज कम हो जाने से कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं तो उन्हें जमीन बेचने का चस्का लग गया। जमीन बेचकर कई प्रकार की गलत आदतें पाल रखी थीं। जीवन के अंतिम समय में गोकुल मिश्र अपने उत्तराधिकारी यानी वैद्यनाथ मिश्र के लिए मात्र 3 कट्ठा उपजाऊ भूमि और प्रायः उतनी ही वास भूमि छोड़ गए थे। वास भूमि यानी निवास, रहने के लिए जो घर था, वह भी सूद भरना लगाकर। बहुत बाद में नागार्जुन दंपत्ति ने उसे छुड़ाया। ऐसी पारिवारिक स्थिति में बालक वैद्यनाथ मिश्र पलने बढ़ने लगे। 6 वर्ष की आयु में ही उनकी माता का देहांत हो गया। इनके पिता गोकुल मिश्र अपने एकमात्र मातृहीन पुत्र को कंधे पर बैठाकर अपने संबंधियों के यहाँ इस गांव उस गांव आया जाया करते थे। इस प्रकार बचपन में ही इन्हें पिता की लाचारी के कारण घूमने की आदत पड़ गई और बड़े होकर यह घूमना उनके जीवन का स्वाभाविक अंग बन गया। घुमक्कड़ी का अणु जो बाल्यकाल में ही शरीर के अंदर प्रवेश पा गया, वह रचना धर्म की तरह ही विकसित और पुष्ट होता गया। वैद्यनाथ मिश्र की आरंभिक शिक्षा उक्त पारिवारिक स्थिति में लघु सिद्धांत, कौमुदी और अमर कोश के सहारे आरंभ हुई। उस जमाने में मिथिलांचल के धनी अपने यहाँ निर्धन मेधावी छात्रों को प्रश्रय दिया करते थे। इस उम्र में बालक वैद्यनाथ ने मिथिलांचल के कई गांवों को देख लिया। बाद में विधिवत संस्कृत की पढ़ाई बनारस जाकर शुरू की। वहीं उन पर आर्य समाज का प्रभाव पड़ा और फिर बौद्ध दर्शन की ओर झुकाव हुआ। उन दिनों राजनीति में सुभाष चंद्र बोस उनके प्रिय थे। बौद्ध के रूप में
उन्होंने राहुल सांकृत्यायन को अग्रज माना। अग्रज यानी बड़ा भाई। बनारस से निकलकर कोलकाता और फिर दक्षिण भारत घूमते हुए लंका के विख्यात विद्यालंकार परिवेड़ में जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। राहुल और नागार्जुन गुरु भाई हैं, यानी इन दोनों लोगों के एक ही गुरु थे। लंका की उस विख्यात बौद्धिक शिक्षण संस्था में रहते हुए मात्र बौद्ध दर्शन का अध्ययन ही नहीं हुआ, बल्कि विश्व राजनीति की ओर रुचि जगी और भारत में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन की ओर सजग नज़र भी बनी रही। 1938 ईस्वी के मध्य में वे लंका से वापस लौट आए। फिर आरंभ हुआ उनका घुमक्कड़ जीवन। साहित्यिक रचनाओं के साथ नागार्जुन राजनीतिक आंदोलनों में भी प्रत्यक्षतः भाग लेते रहे। स्वामी सहजानंद से प्रभावित होकर उन्होंने बिहार के किसान आंदोलन में भाग लिया और मार खाने के अतिरिक्त जेल की सज़ा भी भुगती। चंपारण के किसान आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। वस्तुतः वे रचनात्मक के साथ साथ सक्रिय प्रतिरोध में विश्वास रखते थे। 1974 के अप्रैल में जेपी आंदोलन में भाग लेते हुए उन्होंने कहा था, सत्ता प्रतिष्ठान की दुर्नीतियों के विरोध में एक जनयुद्ध चल रहा है, जिसमें मेरी हिस्सेदारी सिर्फ वाणी की ही नहीं कर्म की हो। इसलिए मैं आज अनशन पर हूँ, कल जेल भी जा सकता हूँ। और सचमुच इस आंदोलन के सिलसिले में आपात स्थिति से पूर्व ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर काफ़ी समय जेल में रहना पड़ा। 1948 ईस्वी में पहली बार नागार्जुन पर दमा का हमला हुआ और फिर कभी ठीक से इलाज न कराने के कारण आजीवन वे समय समय पर इससे पीड़ित होते रहे। 2 पुत्रियों एवं 4 पुत्रों से भरे पूरे परिवार वाले नागार्जुन कभी गार्हस्थ्य धर्म ठीक से यानी गृहस्थ धर्म ठीक से नहीं निभा पाए और इस भरे पूरे परिवार के पास अचल संपत्ति के रूप में विरासत में मिली वही 3 कट्ठा उपजाऊ तथा प्रायः उतनी ही वासभूमि रह गई। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ यानी बर्फ से जमी हुई पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ। घाटियाँ यानी जो पहाड़ के नीचे जमीन होती है वो घाटियाँ कहलाती हैं। तो छोटे छोटे पौधों से भरी हुई घाटियाँ। बंधुर यानी मुकुट, पहाड़ का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो मुकुट जैसा है। आदित्यकाएँ, आदित्यकाएँ यानी पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, उसे आदित्यकाएँ बोलते हैं। सरसब्ज यानी हरा भरा। उपत्यकाएँ, उपत्यकाएँ यानी पहाड़ के पास की भूमि यानी तराई या घाटी। ऐसा है इनका लीला निकेतन। लेखक कहता है कि बर्फ से जमी हुई पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, मुकुट के समान पर्वत के शीश, आदित्यकाएँ यानी पहाड़ के ऊपर का समतल मैदान, हरा भरा यानी हरा भरा समतल मैदान। उपत्यकाएँ जो कि पहाड़ के नीचे की भूमि है, पहाड़ के पास की भूमि है, तराई है, उसे घाटी भी कहते हैं। तो ऐसी है उनकी लीला। नदियाँ ऐसे ही होते हुए चली जाती हैं। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, नदियाँ जब पहाड़ से निकलती हैं तो धीरे धीरे करके इस पहाड़ से उस पहाड़ से टकराते हुए या इधर उधर उछलते कूदते हुए ये जब ज़्यादा दूर निकल जाती हैं, थोड़ा सा दूर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेकिन थोड़ा सा दूर जब निकल जाती हैं, तो
देवदार चीड़, देवदार जो है वो एक पेड़ है, पेड़ का नाम है। देवदार पेड़ का नाम है। चीड़, चीड़ भी पेड़ का नाम है। सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। लेखक कहता है पहाड़ों से निकलकर घाटियों से होते हुए जब ये देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल आदि के जंगलों में पहुंचती हैं तो शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है, अवसर मिल जाता है। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। कौन जानता है, कौन इसे जानता है कि बुढ़ा हिमालय यानी उन नदियों की रूपी जो बेटियां हैं उनके पिता अपनी बेटियों, नटखट यानी शरारती बेटियों, चंचल बेटियों के लिए कितना परेशान होता है, कितना सोचता है। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन। लेखक बोलता है कि अगर आप बड़ी बड़ी चोटियों के पास जाओगे और देखोगे तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है, कि उत्तर में केवल आपको सन्नाटा ही दिखेगा। मौन यानी एकदम शांति ही दिखेगी। उसके अतिरिक्त, सिवाय यानी अतिरिक्त, अलावा, उसके अलावा, उसके अतिरिक्त उत्तर में और कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो आज बस इतना ही। अब हम आप लोगों से इस पाठ में पढ़ाए गए निबंध से कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने किसके बारे में बात की है? दूसरा प्रश्न, किसके प्रति लेखक के दिल में आदर और श्रद्धा है? आदर और श्रद्धा के भाव थे। किसके प्रति लेखक के दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे? तीसरा प्रश्न, लेखक क्या देखकर हैरान हो गया? लेखक क्या देखकर हैरान हो गया? चौथा प्रश्न, लेखक किसके खेलने की बात कह रहा है? पांचवा और अंतिम प्रश्न, लेखक ने इस पाठ में किन किन पेड़ों के नाम बताए हैं? लिखिए। और इस पाठ में जितने भी लाल रंग से रेखांकित शब्द हैं उनके अर्थ भी अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिख लीजिएगा और साथ ही याद भी कर लीजिएगा। इन सभी शब्दों के अर्थ मैंने पढ़ाते समय आप लोगों को बताए हैं। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को जब देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। तो अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक निबंध है। लेखक कहता है, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। लेखक कहता है कि अभी तक, आज तक मैंने उन्हें बहुत ही दूर से देखा था, जिसमें वे बहुत ही गंभीर लगती थीं, शांत व्यवहार की लगती थीं और अपने आप में हमेशा खोई रहने वाली लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत यानी अच्छे कुल की महिला, महिला यानी स्त्री, अच्छे कुल की स्त्री की भांति, भांति यानी तरह वे लगती थीं। प्रतीत होती थी यानी लगती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। लेखक कहता है कि उनके प्रति यानी यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है? यहाँ पर हिमालय की बेटियों के बारे में लेखक बता रहा है। तो लेखक कहता है कि उनके प्रति मेरे दिल में
आदर और श्रद्धा के भाव थे। आदर यानी सम्मान और श्रद्धा यानी कि प्रसन्नता या आस्था, आदरपूर्ण आस्था के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। जैसे माँ की गोद में खेलते थे, दादी की गोद में, मौसी की गोद में और मामी की गोद में खेलते थे, वैसे ही लेखक कहता है कि हम हिमालय की बेटियों यानी हिमालय से निकलने वाली नदियों की धाराओं में डुबकियां लगाया करते थे। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। लेखक बताता है कि अभी तक तो मैं उसे दूर से देखता था, लेकिन जब मैं हिमालय पर गया, उस पर चढ़ा, हिमालय के कंधे पर चढ़ा यानी हिमालय पर चढ़ा, तो इन नदियों का रूप जो था वो कुछ और ही मुझे दिखाई पड़ा। मैं हैरान था। लेखक कहता है मैं बहुत आश्चर्यचकित रह गया कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। जब आप पहाड़ों पर जाओगे तो जो नदियाँ गिरती हैं पर्वतों से, वो एक पतली धारा की तरह ही दिखती हैं। तो लेखक इसलिए हैरान हो गया, इसलिए आश्चर्यचकित रह गया कि इतनी दुबली पतली धारा जो गिर रही है पहाड़ों से, वो समतल मैदानों में जाकर इतनी विशाल, इतनी बड़ी कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, जैसे जब ये पहाड़ से गिरती हैं तो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे ऐसे गिरते हुए आती हैं, तो उसी को लेखक कहता है कि ये उछलती कूदती, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, यानी खिलखिलाती हुई, हंसती हुई जाती हैं। इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। मतलब जितनी नटखट वो, जितनी चंचलता उनके पहाड़ों से उतरते समय होती है, वो समतल मैदान में जाकर समाप्त हो जाती है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है। लेखक कहता है जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ या किसी कली को ध्यान से देखता हूँ, कली पर ध्यान चला जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। लेखक कहता है तब भी मैं इतना कौतूहल यानी उत्सुकता, तब भी मेरे अंदर इतनी उत्सुकता नहीं होती, इतना मैं आश्चर्यचकित नहीं होता। विस्मय यानी आश्चर्य होना, आश्चर्यचकित होना, तो इतना मैं आश्चर्यचकित नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। लेखक कहता है जितना मैं इन नदियों की प्रारंभिक स्थिति को देखकर होता हूँ। लेखक यहाँ पर नदियों की तुलना बेटियों के रूप में किया है। तो जब बच्चा छोटा होता है तो वो उछलता कूदता है, खेलता है, उसी तरीके से, उसी प्रकार नदियाँ भी जब वहाँ से निकलती हैं तो उछलते कूदते इधर उधर होते हुए आ जाती हैं, लेकिन जब वो मैदान में पहुँच जाती हैं तो वो बिल्कुल शांत हो जाती हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं? लेखक कहता है कि ये जो नदियाँ हैं ये कहाँ जा रही हैं? ये हिमालय की जो बेटियां हैं ये कहाँ पर चली जाती दिखाई पड़ रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? लेखक कहता है कि इनका ये वह कौन सा लक्ष्य है, इन्हें के पास वह कौन सा उद्देश्य है जिसे ये पूरा करने के लिए बेचैन है, यानी व्याकुल है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? लेखक कहता है कि अपने महान पिता का यानी हिमालय का, विराट यानी अत्यंत, बहुत ही ज़्यादा
प्रेम प्यार पाकर भी अगर इनका मन असंतुष्ट है, प्यासा है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा या इन्हें संतुष्ट कर सकेगा।